Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो LT ग्रेड होम साइंस में GK GS आती है, जो 30 नंबर का फर्स्ट पेपर होता है, वो ही 30 क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं। तो ये आप सभी के लिए उपयोगी हैं। आप ये 30 क्वेश्चन देखिएगा और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और अपने सिलेबस से यानी उठाए गए हैं। जो GK GS जो हमारे मतलब इसमें LT ग्रेड में पूछे गए हैं उसी से संबंधित हैं, तो आप इसे स्किप ना कीजिए। और ये हमारे 30 प्रश्न हैं, तो मैंने ये पूरा का पूरा यानी प्रैक्टिस सेट है। इसमें 10 से 15 कम से कम 15 से 20 प्रैक्टिस सेट हैं। इसमें से मैंने 30 प्रश्न भी ऊपर दिए हुए हैं, तो मैंने कहा ये भी करा दो साथ साथ, अगर किसी का भला हो जाए तो अच्छा है। और उसके बाद में जो 120 प्रश्न हैं वो कराऊंगी। 120 जो प्रश्न हैं वो हमारे सब्जेक्ट के हैं, वो भी हमारे यानी हमारी जो होम साइंस से सभी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें सभी में काम आएंगे और सभी में आए हुए प्रश्न हैं। तो आज हम अपना जो क्लास है जी वो स्टार्ट करते हैं। हमारे पहला प्रश्न है, तो इस वीडियो को आपको बता दूं, ये आपको शाम 8 बजे डेली हमारे इसी चैनल पर मिलेगी। और उसके बाद हम अपने जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे अपने सब्जेक्ट के। तो हम अपने जो प्रश्न है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा भारत की, देखिए आप लोग छोड़ के मत भागिएगा, बट आप पूरा देखा करिएगा। आप लोग देखते हैं बट लाइक और शेयर कुछ नहीं करते हैं। मैं सब्सक्राइब भी तो बहुत कम कहती हूँ, बट आप लोग नहीं करते हैं। कोई बात नहीं है, आप लोग पढ़िएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि इससे ही मेरा पर्पज़ है पढ़ाना बस। तो भारत की राजकोष की नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? भारत की राजकोष की नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता, संपत्ति और आय का नियोजित वितरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनिमय। जो भारत की राजकोष की नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो हम पहले ही देख लेते हैं, पूर्ण रोजगार, ये हमारे में आता है, ये नहीं होगा, नहीं पूछा है। ये नहीं का हमें बहुत ध्यान रखना है, बहुत ही नहीं हमें कंफ्यूज करता है, यहीं से हम एग्ज़ाम में मार खा जाते हैं। तो दूसरा है हमारा कीमत स्थिरता, ये भी हमारे भारत की है। संपत्ति आय का नियोजित, ये भी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनिमय, ये नहीं है। इन अंतर्राष्ट्रीय का मतलब विश्व से हो जाएगा, तो ये हमारा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। आप लोग देखिएगा, आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे प्रश्न। दूसरा है हमारा सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? बैंक दर नीति, खुला बाजार प्रचालन, नकदी रिजर्व अनुपात, नैतिक दबाव। इसमें क्या शामिल नहीं है? तो इसमें जो बैंक दर नीति है और खुला बाजार है, नकदी रिजर्व अनुपात भी है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी इज द राइट आंसर। नैतिक दबाव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यानी 3 वाला। ये हमारा किससे, मैथ से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। ये है हमारा VA = 3
V बराबर 4C हो तो ABC का मान होगा। तो ये पूछ रहा है तो इसका मान कितना होगा। 2:3:4, 4:3:2, 6:4:3 या 3:4:6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 6:4:3। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है। मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है। नगदी और खाद दोनों फसलों का बोना, एक ही खेत में दो अथवा अधिक फसलों का बोना, एक वर्ष छोड़कर दो। देखिए अगला सी वाला है, एक वर्ष छोड़कर दो अथवा अधिक पौधों का बोना, पशुपालन और कृषि करना। मिली जुली खेती से तात्पर्य पूछ रहा है इसमें। तो नगदी और खाद दोनों फसलों का बोना, ये नगदी और खाद ये तो कोई यानी मिली जुली खेती नहीं हुई। तो इसमें जो राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। डी वाला सही हो जाएगा। पशुपालन और कृषि करना ये हमारी मिलीजुली खेती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है। तो अप्रत्यक्ष कर को, पूंजी उपभोग छूट को, इमदाद को, ब्याज को। तो किसे घटाया जाता है सॉरी, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए किसे घटाया जाता है। तो अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत होगा। यानी 8 क्रमिक संख्याओं का औसत उनमें से यानी 6.5 है। उनमें से सबसे छोटी संख्या का औसत कितना होगा। 4 होगा, 6.5 होगा, यानी 7.5 होगा, 9 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, 6.5 होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचक आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियमित करना। तो कौन सा नहीं आता है इसमें। तो इसमें जो निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है वो ए इज द राइट आंसर, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है। किससे संसद से संबंधित नहीं है। आमुख, भंग करना, बर्खास्त करना, स्थगित करना। तो जो कौन सा संबंधित नहीं है जो संसद से है। संसद से कौन सा जो इसमें ऑप्शन है वो संबंधित नहीं है। तो वो नहीं है कौन सा, आमुख। आमुख इसमें संसद से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आमुख, बर्खास्त। हाँ, आमुख, भंग करना, स्थगित करना ये है। इसमें जो बर्खास्त करना है ये डी वाला इसमें सम्मिलित नहीं है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है? तो परिवार, राजनीतिक दल, यूएनओ, रेड क्रॉस, इनमें से कौन सी स्थायी संस्था है उसके बारे में पूछ रहा है। तो रेड क्रॉस, यूएनओ, राजनीतिक दल, ये सभी स्थायी संस्था नहीं है। जो परिवार है हमारा वो स्थायी संस्था है। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पिता की आय का उसके पुत्र की आय से अनुपात 5:2 है। यदि उनकी आयों का वर्षों में गुणनफल 1000 हो तो 10 वर्ष के उपरांत पिता की आय होगी। तो 50 वर्ष, 60 वर्ष, 14 वर्ष या 80 वर्ष। तो इसकी आय होगी 60 वर्ष। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? यानी किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो किस कारण से असफल व्यक्ति था? वह विपक्ष था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया था, उसने चीन के साथ युद्ध किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वह व्यवहारिक नेता नहीं था। क्या था? वह व्यवहारिक नेता नहीं था। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? आसफ खां अकबर। आसफ खां अकबर को कहते हैं, आदम खां अकबर को कहते हैं, या भैरव खां कहते हैं, या शाइस्ता कहते हैं अकबर को। क्या कहते हैं? तो अकबर को क्या कहते हैं? तो अकबर को कहते हैं हम भैरव खां। क्या कहते हैं? भैरव खां। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं? यानी बाल गंगाधर तिलक थे वो किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो स्वामी विवेकानंद को, राम मोहन राय को, शिशिर कुमार घोष को, दादाभाई नौरोजी को। तो वो किसे अपना राजगुरु मानते थे? बाल गंगाधर तिलक। तो वो किसे मानते थे? बी इज द राइट आंसर, राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स किसने आरंभ किया? यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स किसने आरंभ किया? तो लॉर्ड बेलेजली ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड लिंटन ने। तो ये किसने आरंभ किया? तो ये किया लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताइए। सॉरी, व्यक्ति और घटना, इधर व्यक्ति दिया हुआ है और इधर क्या घटना दी हुई है। तो इसका सही मेल करना है। सुल्तान मोहम्मद क्या है? अरे इधर ये भी देख लेते हैं। इसमें सही मेल, सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूटपाट नहीं, मोहम्मद गौरी सिंध विजय, अलाउद्दीन खिलजी बिहार, बंगाल में विद्रोह। तो इन्होंने क्या किया था? इसमें सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूटपाट की थी। इन्होंने, किसने? सुल्तान मोहम्मद ने। मोहम्मद गौरी सिंध विजय इन्होंने नहीं किया था। अलाउद्दीन बंगाल विद्रोह, मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां की चढ़ाई। तो ये तीनों गलत हैं। जो ए वाला है ये राइट है। इसमें ये कहाँ है? ये है। सी इज द राइट आंसर, केवल एक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसने
किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर। तो किसके द्वारा जो ज्वार भाटा आता है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। सीधा राइट आंसर सी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असंचित खेती की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में निम्नलिखित में से असंचित खेती की जाती है? भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असंचित खेती की जाती है? तो कैनेरा के मैदान में, दक्कन के पठार में, कोरोमंडल मैदान में, गंगा के मैदान में। तो असंचित खेती की जाती है, वो असिंचित खेती की जाती है जिसकी सिंचाई नहीं की जाती है, तो वो दक्कन के पठार में की जाती है। कहाँ की जाती है? दक्कन के पठार में। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम नदियों से देखते हैं। निम्नलिखित की जोड़ी बनाइए। शहर और नदी। शहर और नदी। जबलपुर में कौन सी नदी है? इसमें नीचे देखना है, ये देखिए, अब सही है, अब दिखेगा आप लोगों को भी यहाँ शहर सब। देखिए जबलपुर, रुकिए थोड़ा। जबलपुर में कौन सी है नदी है? तो जबलपुर में हमारी क्या हो जाएगी? नर्मदा नदी। पेरिस में कौन सी होगी? पेरिस में हमारी सीन नदी हो जाएगी। लंदन में हमारी थेमस हो जाएगी। लाहौर में हमारी क्या? रावी हो जाएगी। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। जबलपुर में हमारी क्या? नर्मदा। पहले आंसर तो हमें मिल चुका है, ए इज द राइट आंसर, बट फिर भी देख लेते हैं। और पेरिस में कौन सी? सीन होगी। लंदन में रावी होगी। लंदन में थेम्स होगी। लंदन में कौन सी? थेम्स होगी। लाहौर में रावी होगी। तो ए इज द राइट आंसर, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 क्वेश्चन है, ये थोड़ा छोटा है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि की जाती है, उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो किसी वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि की जाती है, तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो 1%, 1.1%, 2%, 2.01%। तो 2.01% वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर, पहाड़ों की चोटियों पर। तो पहाड़ों की चोटियों पर कृषि होगी नहीं। छतों पर भी कृषि होती है, बट ये नहीं होगी। शुष्क क्षेत्रों में भी नहीं होगी। तो पहाड़ों के ढलान पर की जाती है सोपान कृषि। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? किसकी उपस्थिति के कारण जो गिरगिट एक पक्षी होता है, गिरगिट कलर बदलती है। पक्षी में नहीं आएगा, और तो हम किस में? एक कीट मानो या रंग बदलती है, तो वो क्या हो जाएगा? तो हीमोग्लोबिन की वजह से, वर्ण की लवक की वजह से, या क्लोरोफिल की वजह से, वात रंध्र की वजह से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्णक की वजह से।
कीलव की वजह से जो गिरगिट होती है वो अपना रंग बदलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? आयोडीन की कमी के कारण सभी को मालूम होगा, ये तो हमारी होम साइंस में सभी लोगों ने पेट भर भर के पढ़ा होगा, तो बट हम देख लेते हैं आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। तो अब अतिक्रिया हाइपरथायराइड, ये थायराइड की अधिकता से होगा। मैजेट मधुमेह हमारी इंसुलिन की कमी से होगा। शर्करा बढ़ जाएगा तो हमारा ये मधुमेह हो जाएगा। इसकी वजह से कौन सा होगा? बी इज द राइट आंसर, घेंगा गलगंड हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारे होम साइंस से भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमारे जो जीके जीएस हैं उसमें उठाए गए हैं। देखिए ये कहाँ से है, ये हमारे किससे है? ये है हमारे न्यूट्रिशन से। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत में से कौन से हैं? तो मांस एवं अंडा खाद्य प्रोटीन में नहीं आता। कुछ शैवाल अन्य सूक्ष्मजीव, ये भी नहीं आता। दूध एवं पत्तेदार सब्जियां आता है, बट ये सही नहीं है। तो प्रोटीन का पूछा है, पर इसमें जो सोयाबीन और मूंगफली है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो होगा, ए इज द राइट आंसर, इसका ये होगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए छोटा कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना के सही रूप में निरूपित करती है? ये देखिए कहाँ से, चाइल्ड डेवलपमेंट से है, ये हमारे बाल विकास से क्वेश्चन उठाया हुआ है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना के सही रूप में निरूपित करती है? तो भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है। जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, जब निषेचन ब्रह्म होता है और विकास आंतरिक होता है। ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना होती है वो निषेचन कहाँ होता है? बाह्य होता है, और जो विकास होता है वो आंतरिक होता है। ये हमारा राइट हो जाएगा। वो कौन सा कर दिया, ए सॉरी, ए वाला सी वाला राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल का दौरा किस कारण होता है? दिल का दौरा किस कारण होता है? सभी को मालूम होगा, हृदय पर जीवाणु का हमला। हमें इससे ये पता लगेगा कि हमारे जीके जीएस में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से उठाए जाते हैं, तो ये हमें इन क्वेश्चनों से पता लगता रहेगा। तो हृदय पर जीवाणु का हमला, दिल का दौरा नहीं। हृदय गति का रुक जाना नहीं। हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। तो दिल का दौरा कब पड़ता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20, 24 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है वो कितनी है? सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो 16 और 20 और 24 से विभाजित हो जाए, वो कौन सी है? तो वो कौन सी है? 6400 है, 1600 है, 144 है, तो ये होगा सी इज द राइट आंसर, यानी 3600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी, सॉरी ये डबल से हो गया टाइम, 2 क्वेश्चन और हैं। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है, क्यों?
कि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य होता है। चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्रित बल के बराबर होता है। सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है, क्यों? तो अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा 250 सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? पुच्छर तारा है, ग्रहायिका है, विस्फोटी तारा है, ब्लैक होल है। क्या है? तो ये है एक विस्फोटी तारा। सुपरनोवा विस्फोटी तारा है। तो आज के क्वेश्चन हमारे ये रही आपकी आंसर की, और ये रहा आपका जो मैथ हल करना है उनके क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये हल किया हुआ है। जो क्वेश्चन आए हैं 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, वो हमारे इसमें हैं। ये आप आंसर की देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, यानी कल 8 बजे। थैंक यू सो मच।